आज हम पृष्ठ ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ साथ सहसंजक बल और आसंजक बलों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आणविक बलों के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही सरफेस एनर्जी पृष्ठ ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो पहले सूत्र ज्ञात किया था W बराबर डी डेल्टा है, W बराबर टी डेल्टा ए के रूप में अध्ययन किया था, उसी में पृष्ठ ऊर्जा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो किसी भी द्रव पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस संचित ऊर्जा को कहा जाता है पृष्ठ ऊर्जा। कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में थोड़ी वृद्धि कर दी है तो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे वो एनर्जी के रूप में संग्रहित हो जाएगा, उसको पृष्ठ ऊर्जा या सरफेस एनर्जी कहा जाता है। सूत्र पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, W बराबर टी डेल्टा है। तो कई बार परिभाषा आती है कि पृष्ठ ऊर्जा सरफेस एनर्जी किसे कहा जाता है कि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कार्य ही ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पूर्व की क्लासों से अध्ययन करते आ रहे हो, तो ये भी कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, तो ये भी कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। कि द्रव पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव की बात कर रहे हैं, तरल की बात कर रहे हैं, तरल के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसी को पृष्ठ ऊर्जा कहा जाता है, सरफेस एनर्जी कहा जाता है। सूत्र पढ़ चुके, W बराबर टी डेल्टा है। यदि कार्य का मान इकाई के रूप में मान ले, एकांक क्षेत्रफल मान ले, एक मान लिया इसका मान, एकांक का मतलब, इकाई का मतलब एक हो गया, तो W बराबर टी डेल्टा। तो W बराबर टी मान लिया, यानी कि पृष्ठ तनाव जो है उस कार्य के बराबर है जो एकांक क्षेत्रफल पर किए गए कार्य के बराबर होता है। तो W बराबर टी होगा जब इकाई क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल होगा, तो पृष्ठ तनाव जो है वो किए गए कार्य के तुल्य माना जाता है। तो सूत्र यही रहेगा, W बराबर टी डेल्टा है। आणविक बल जो है दो प्रकार के माने जाते हैं, एक सहसंजक बल तो दूसरा आसंजक बल, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स कहलाता है। सहसंजक बल का मतलब एक ही पदार्थ होगा, एक ही पदार्थों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को, ये दोनों ही आकर्षण बल की स्थिति है, तो एक ही पदार्थ के अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होगा, वो सहसंजक बल कहलाएगा। जैसे जल के अणु ले लिए, अब जल है, उसके अणु जितने भी अणु होंगे वो सब जल के ही होंगे, अन्य के तो होंगे नहीं। तो जल के अणु सब मिलके एक ही पदार्थ के अणु कहलाएंगे। उनके मध्य में जो आकर्षण बल लगेगा जल के अणुओं के मध्य में, उदाहरण के तौर पे वह सहसंजक बल कहलाएगा। तो जल के अणु जो होंगे वह सहसंजक बल का उदाहरण माना जाएगा। एक ही पदार्थ के अणु सब जल के ही होंगे। और दूसरा कहलाता है आसंजक बल। तो पहला सहसंजक बल, दूसरा आसंजक बल। इसका जस्ट विलोम माना जाता है। पूरक है, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य। सहसंजक में एक ही पदार्थ था, जैसे जल, टोटल जल, इसमें दो भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल। तो सहसंजक और आसंजक दोनों ही आकर्षण बल की स्थिति मानी जाती है। एक ही पदार्थ है तो इसका विपरीत है दो भिन्न भिन्न पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जल और कांच, कांच की गिलास लिया, जल भर दिया, दो पदार्थ हो गए, जल के अणु और कांच के अणु। जैसे कागज और शाही, शाही के पेन से कागज पे लिखते हैं, तो शाही के अणु और कागज के अणु, तो कागज पे शाही से लिख पाते हैं वो आसंजक बल के कारण लिख पाते हैं। जल और कांच दोनों के अणु मिलके आसंजक बल का निर्माण करते हैं। जैसे इस पेन से यहाँ लिख पा रहे हैं, तो शाही के अणु और ये इसके अणु दोनों मिलके इसके निर्माण करेंगे, आसंजक बल का निर्माण करेंगे। तो जल और कांच के अणु, कागज और शाही के अणु, है ना, चौक से शाम पट पे लिखा जाता है, वो भी इसी का उदाहरण माना जाएगा, आसंजक बलों का। तो आसंजक बल के भी काफी उदाहरण माने जाते हैं। इनके अणु की परास जो होती है वो 10⁻⁹ मीटर मानी जाती है, +9 नहीं है, -9 मीटर मानी जाती है, बहुत ही अल्प परास होती है। सहसंजक आसंजक बल के दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। पारे की बूंद होती है, पारा जो होता है, पारे की बूंद को अगर कांच पे डालेंगे तो कांच को गीला नहीं करेगी। क्यों? कि पारे के अणु, पारे में एक ही अणु है तो सहसंजक बल है। पारे और कांच दोनों मिलकर आसंजक का निर्माण करते हैं, लेकिन जो ज्यादा पावरफुल होता है वो सहसंजक बल होता है। तो पावरफुल होता है, सहसंजक बल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और ये कम होता है आसंजक बल, तो पारे जो है वो कांच को गीला नहीं कर पाएगा, उस पर वो चिपकेगा नहीं। तो पारा जो है, पारे के अणु में सहसंजक बल ज्यादा शक्तिशाली होते, पावरफुल होते हैं, आसंजक बल कम होता, दुर्बल होता है। तो सहसंजक बल ज्यादा प्रभावी होने के कारण पारे की बूंद जो है वो कांच पर चिपकती नहीं है, उसको गीला नहीं करती। लेकिन जैसे विपरीत जल लेके अगर कांच पे डाला है तो कांच गीला वगैरह हो जाएगा। क्यों? जल के अणु में क्या होते हैं? सहसंजक बल। जल और कांच पे क्या होगा? आसंजक बल। तो पावरफुल कौन हो गया है?
असंजक हो गया, उसमें ससंजक था, इसमें असंजक। असंजक बल ज्यादा प्रभावी हो गया है, ससंजक बल दुर्बल हो गया है। तो जल जो होता है वो कांच को गीला वगैरह कर देता है, तो ये ससंजक बल का उदाहरण माना जा सकता है। तो ये असंजक बल का प्रभावी उदाहरण माना जा सकता है। इनमें ज्यादा प्रभावी कौन हो रहे हैं? तो इसमें पारे की बूंद होगी, पारा जो है ज्यादा प्रभावी हो जाएगा ससंजक के कारण। इसमें जल और असंजक ज्यादा प्रभावी हो जाता है। एक ही पदार्थ के अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल दो भिन्न भिन्न पदार्थों में लगेगा तो वो असंजक बल कहलाएगा। तो ये ससंजक और असंजक बल के काफी सारे उदाहरण है जो परीक्षा में परिभाषा के रूप में आते हैं, अंतर के रूप में आते हैं।